भारत के वीर, इंडियाज़ डिफेंस पॉडकास्ट और रेड एफएम ओरिजिनल। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। ये स्वतंत्रता हमें नारे लगाकर नहीं मिली, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपना खून बहाया है। कभी गांधी जी का सत्याग्रह तो कभी भगत सिंह का इनकलाब, कभी सरोजनी नायडू के शब्दों की ललकार, and of all the embassies of peace that have gone abroad for many centuries to the uttermost parts of the world. तो कभी नेताजी की आजाद हिंद फौज का प्रहार। 1 से 2 हुए, 2 से 4, फिर 1000, फिर लाखों और फिर करोड़ों लोगों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. जैसा कि शो के होस्ट कर्नल हर्षवर्धन शर्मा कहते हैं, हमारे देश में फ्रीडम जरूर है, लेकिन ये फ्रीडम फ्री नहीं है। हर साल देश की रक्षा के लिए पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस के वीर अपने प्राणों की आहुति देते हैं। एक किस्म की ईएमआई चुकाते हैं, कभी जंग में लड़कर, कभी आतंकवादियों से भिड़कर और कभी द्रास की ठंड में अपनी हड्डियां गलाकर। हमारे फौजी अपनी जान देकर इस ईएमआई को भर रहे हैं। 527, जी हां, कारगिल युद्ध में भारत के 527 वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। 1363 सोल्जर्स घायल हुए थे। किसी का हाथ कटा था, किसी की टांग, किसी की आंखें चली गई, लेकिन भारत की आजादी को सुरक्षित रखने में हमारी फौज कामयाब रही। इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे कारगिल युद्ध के एक और वीर से। साल था 1999, 3 जून का दिन। अपनी 4 साल की बेटी और 1 साल के बेटे के साथ मेजर गौतम खोट फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसी समय उन्हें ऑर्डर्स मिले कि उन्हें आर्मी एविएशन बेस शरीफाबाद जाना है, यानी उन्हें श्रीनगर बुलाया गया था। जंग छिड़ चुकी थी। उस समय मेजर गौतम खोट को डिटैचमेंट कमांडर बनाया गया था और सोनमर्ग पर डिप्लॉय किया गया। जंग पहाड़ों में लड़ी जा रही थी। हमारे सोल्जर्स ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ के ऊपर से एम लगाकर तसल्ली बख्श अंदाज में फायरिंग कर रहे थे। समझ लीजिए कि अगर पहाड़ की चोटी से कोई आप पर पत्थर फेंक के मारे तो आपको काफी चोट लग सकती है। और यहां तो पाकिस्तानियों के पास मशीन गन्स थी। इस खतरे का सामना करके किसी तरह हमारे सोल्जर्स अगर किसी फीचर को कैप्चर कर भी लेते थे तो उस फीचर को अपने कंट्रोल में रख पाना मुश्किल होता था, क्योंकि उनके पास रीइंफोर्समेंट पहुंचना आसान नहीं था। और बिना रीइंफोर्समेंट्स के, यानी बिना पानी, बिना खाने, बिना दवाइयों और बिना गोलियों के जीती हुई बाजी किसी भी वक्त हार में बदल सकती थी। मेजर गौतम खोट हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग का अच्छा खासा तजुर्बा रखते थे, लेकिन जंग का तजुर्बा तो जंग लड़कर ही होता है। और अब समय आ चुका था कि उन्हें देश के लिए जंग लड़नी थी।
उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई रीइंफोर्समेंट को हेलीकॉप्टर पर कैरी करके सोल्जर्स तक ले जाने की। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें दुश्मन के कब्जे किए हुए इलाके से होते हुए एक अनआर्म्ड हेलीकॉप्टर में सवार होकर अनफ्रेंडली फ्लाइंग कंडीशंस का सामना करते हुए जाना था। यह बहुत बड़ा चैलेंज था। दुश्मनों की मशीन गन्स की बुलेट्स कई बार उनके चॉपर से टकराई। उन्हें एक हफ्ते में करीब 110 घंटे फ्लाइंग करनी पड़ी और बिना हेलीपैड के अनेकों लैंडिंग्स और टेक ऑफ करने पड़े। लेकिन ड्यूटी के आगे हर किस्म का डर छोटा लगने लगता है। 32 years old, Major Gautam Khote of 129 Air Defense Regiment did the impossible and proved the mettle of Indian Army. ऑपरेशन विजय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कर्नल गौतम खोट को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। शो के होस्ट कर्नल एच.वी. शर्मा ने बात की वीर कर्नल गौतम खोट से और जाना कि उस समय और क्या हुआ था जो कि अखबारों और मीडिया की नजरों से बचा रहा। कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो सुनकर आपकी आंखों में शायद आंसू आ जाए, कभी खुशी के और कभी गम के। मेजर गौतम शशि कुमार खोत, सेना एविएशन 23 टोही तथा निगरानी बेड़ा। मेजर गौतम शशि कुमार खोत ने 5 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय एरिया के लिए प्रस्थान किया। थोड़े से समय में ही मेजर गौतम शशि कुमार खोत ने लगभग 70 घंटों की उड़ान भरी, जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर को खराब मौसम में विकट ऊंची चोटियों वाले क्षेत्रों में उड़ाया, बिना हेलीपैड वाले स्थानों पर उतारा तथा अपने अनेक साथी सैनिकों की जानें बचाईं। शत्रु द्वारा सघन गोलीबारी के बीच शत्रु के आमने सामने लड़ रही हमारी सैनिक टुकड़ियों को उन्होंने सफलतापूर्वक गोला बारूद तथा अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति की। इस प्रकार उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ियों का मनोबल ऊंचा किया तथा शत्रु को और जोरदार ढंग से करारा जवाब देने में सहायता प्रदान की। उनके इस वीरतापूर्वक कार्य के लिए उनको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। रेड एफएम इंडिया डिफेंस पॉडकास्ट सुनने वाले सभी श्रोताओं को कर्नल हर्षवर्धन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर भारत के वीर इंडिया डिफेंस पॉडकास्ट का। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ गौतम खोट हैं, जो आर्मी एविएशन को बिलोंग करते हैं और इन्होंने कारगिल युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया था, जिसके लिए इनको वीर चक्र से नवाजा गया था। कारगिल युद्ध अपने आप में एक बहुत ही भयंकर युद्ध था, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था और जिसका कोई भी जो है पैरेलल मानव के इतिहास में नहीं है। और जहां पर सीधी खड़ी चढ़ाइयां चढ़ चढ़ कर एक एक बंकर को जो है भारतीय सेना के बहादुर अफसर और जवानों ने क्लियर किया था, और जिसमें 523 हमारे जवान जो थे वो देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर शहीद हुए और 1323 लोग जो है इसमें जख्मी हुए थे, जबकि पाकिस्तान का अंदाजा है कि लगभग 3 से 4 हजार सैनिक इसमें शहीद हुए थे उनके दुस्साहस के कारण। तो अभी हम चलते हैं सीधे कर्नल गौतम खोत के पास। स्वागत है आपका कर्नल गौतम खोत, भारत के वीर इंडिया डिफेंस पॉडकास्ट में, जो कि रेड एफएम द्वारा बनाया जा रहा है। जैसा कि मेरी जानकारी है, आप भारतीय फौज में एयर डिफेंस रेजिमेंट में भर्ती हुए थे शुरुआत में। तो हमारे श्रोताओं को इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना, तोपखाना यानी कि आर्टिलरी और टैंक वाले, जिनको आर्मर्ड कोर हम कहते हैं, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। लेकिन बहुत से श्रोता हैं जिनको आर्टिलरी एयर डिफेंस ये क्या होती है, क्या इनका काम होता है, क्या इनके पास हथियार होते हैं और कैसे ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, इस पर अगर आप थोड़ा सा हमें जानकारी दे दें
कल गौतम। मेरा 11 जून 1988 को मैं 129 एयर डिफेंस रेजिमेंट यानी 129 वायु रक्षा रेजिमेंट में कमीशन हो गया था। और 1 जुलाई को मेरा पहला दिन था मेरी यूनिट में, जिसको हम पेरेंट यूनिट कहते हैं, उसमें मेरा पहला दिन था। जाने तक मुझे खुद पता नहीं था कि एयर डिफेंस का क्या मतलब है और क्या यूनिट में क्या क्या इक्विपमेंट होता है। मुझे कुछ इसके बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें सिर्फ इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर और आर्टिलरी के बारे में बताया जाता है, इन चीजों के बारे में कम बताया जाता है। तो एयर डिफेंस का मतलब है वायु रक्षा, यानी हमारी जो हिंदुस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी रक्षा। हिंदुस्तान की जो वायु की रक्षा है उसका जिम्मेवारी है इंडियन एयरफोर्स की। लेकिन इंडियन एयरफोर्स सभी जगह पर, खास तौर पे जहां पे लड़ाई एक्चुअली हो रही है, जहां पे आर्मी की यूनिट है फाइट कर रही है, लड़ाई कर रही है, वहां पे, और कुछ रियर में यानी पीस लोकेशंस में, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उस तरह के जहां पे हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है, उनको भारतीय वायुसेना हवाई जहाज के मदद से 24 घंटे सुरक्षा नहीं दे सकता। उसके लिए आर्मी एयर डिफेंस होती है। तो आर्मी एयर डिफेंस में रडार कंट्रोल गन्स और रडार कंट्रोल से मिसाइल होते हैं, जिनका काम होता है दुश्मन का हवाई हमला को नाकाम करना। यानी अगर लड़ाई चल रही है और दुश्मन का हवाई जहाज हमारे आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए वायु रक्षा रेजिमेंट्स होती है। उनके पास L-70 कंट्रोल्ड बाय फ्लाई कैचर रडार, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, अलग अलग तरह के SAM-6, बहुत शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स, शिल्का गन्स, इस तंगुष्का टैंक्स, इस तरह के गन्स और मिसाइल्स होते हैं। और टैंक्स भी होते हैं, गन्स और मिसाइल्स लोडेड होते हैं। आर्टिलरी एयर डिफेंस इस प्रकार की यूनिट होती हैं जो देश के उन महत्वपूर्ण संस्थान पर, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या कुछ एयरपोर्ट्स हैं, उन संस्थान को 24 घंटे जो है दुश्मन के हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जब अटैक में हमारे यूनिट्स जाते हैं तो उनके साथ भी टैंक माउंटेड ऐसे आपके पास हथियार और वो व्हीकल्स हैं जिनसे कि आप उनको भी सुरक्षा, हवाई जहाज के हमले से सुरक्षा प्रदान करें। आप आर्मी एविएशन में कब गए और कितना ट्रेनिंग होता है वहाँ, क्या क्या किया आपने और कब से आपने हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू किया? जैसे मैंने एयर डिफेंस के बारे में बताया, वैसे 2 लाइनें आर्मी एयर एविएशन के बारे में भी बता देता हूँ। अवश्य अवश्य। हमेशा जब कोई हवाई जहाज देखते हैं तो सब सोचते हैं ये तो एयरफोर्स का है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट प्लेन हो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो। लेकिन नेवी और आर्मी, इन दोनों का अपना छोटा सा एयरफोर्स होता है। नेवी में बोलते हैं उसको नेवल एविएशन, और उनके पास तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स तीनों होते हैं। और आर्मी के एविएशन में सिर्फ हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो आर्मी एविएशन का मेन काम है, जहां पे एक्चुअली लड़ाई हो रही है वहां पे आर्मी को सपोर्ट करना। इसीलिए अपने आर्मी की खुद की एविएशन होती है, हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो कहीं पे भी, कोई किसी भी ऑल्टीट्यूड में, किसी भी एरिया में जाके लैंड करे, जो सामान, जरूरी सामान है वो पहुंचाए, और कोई भी कैजुअलिटीज हो, कोई भी इंजर्ड सोल्जर्स हो, उनको लेके अस्पताल में लेके आए या पीछे रियर एरिया में लाके छोड़ दे, ताकि उनकी ठीक तरीके से ट्रीटमेंट हो। जी, तो ये हमारा एक तरीके से आर्मी का अपना ही एक हेलीकॉप्टर जो हैं होते हैं, जिनको उड़ाने के लिए हमारे ही आर्मी के ही पायलट होते हैं, जो इस प्रकार का कार्य कितनी भी ऊंचाई हो, कहीं भी हो, जंगल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, हर जगह पर करती है। जी हाँ। अब हम सीधा युद्ध के लिए चलते हैं। जैसे कि मैंने अपने परिचय में इस एपिसोड के बताया था कि कारगिल के युद्ध कितना भीषण था और कितनी ऊंचाई पर था और किस प्रकार से वहां पे युद्ध लड़ा गया। तो ऐसे में वहां पे आर्मी एविएशन वालों का क्या काम था और आपने क्या पराक्रम दिखाया था जिसके लिए आपको वीर चक्र से प्रदान किया गया वीर चक्र, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, जिसके लिए वो बहुत ही अधीर होकर इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप बताएं। 94 से 97 तक मेरी पहली पोस्टिंग आर्मी एविएशन में श्रीनगर के पास शरीफाबाद आर्मी एविएशन बेस है, वहां पे हुई थी। वहां पे 3 साल लगातार मैंने हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग की और कारगिल और श्रीनगर
ये एरियाज में फ्लाइंग काफी बहुत सारी फ्लाइंग की। और उसके बाद मार्च 97 में मैं बरेली पोस्टिंग आ गया था। बरेली में 97 से 99 तक पोस्टिंग हो रही थी और मेरा 6-7 महीने बच गए थे नई पोस्टिंग के लिए। उतने में हमने भी पेपर्स में पढ़ा कि मई 99 में पढ़ा कि जी पाकिस्तानी घुसपैठी कारगिल के एरिया में आ गए। तो मेरा भी मन कह रहा था अपने आप को कि मुझे 11 साल अभी तक ट्रेनिंग जो मिली है वो इसी दिन के लिए मिली है। मैं बरेली में बैठ के क्या कर रहा हूँ, मुझे तो जी वहां पे होना चाहिए। और जैसे मेरी भगवान ने आवाज सुन ली और 4 जून को हाँ हमको हाँ ऑर्डर्स मिल गए। हम तब बरेली में थे, 6 माउंटेन डिवीजन के अंदर थे। 23 जी जी रेकियन जी ऑब्जर्वेशन हाँ फ्लाइट, आर्मी एविएशन की फ्लाइट में था मैं। और जी 4 जून को हमको ऑर्डर्स मिल गए कि श्रीनगर जाना है। इमीडिएटली 5 जून को हमने हमारे सारे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर्स लेके हम तकरीबन 7 जून को श्रीनगर पहुंच गए। जी ताकि मैं ऑलरेडी वहां पे उस एरिया से वाकियत था, मेरी वाकियत थी, मैं उस हाँ एरिया में फेमिलियराइज था। जी मुझे आप पहले तुरंत पोस्टिंग हुई थी आपकी वहां पे। करेक्ट मुझे और हमारे फ्लाइट के 2 हेलीकॉप्टर्स को सोनामर्ग में भेजा गया, जो एडवांस डिटैचमेंट थी, जहां पे एडवांस हेलीपैड था। वहां पे 2 आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स थे ताकि जोजिला के उस पार जो लड़ाई हो रही है उसके सपोर्ट में हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। जहां सोनामर्ग से, जहां पे 8 माउंटेन ड्यू थी, मतायन लोकेशन था उसका, मुगलपुरा और पहले मुगलपुरा उसके बाद मतायन। सोनामर्ग से वहां तक फ्लाइंग करने के लिए हमको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते थे। तो हम बहुत जी ही पास थे। तो हमको शाम को ही ऑर्डर्स मिल जाते थे कहाँ कहाँ फ्लाइंग करनी है और हम उस हिसाब से फ्लाइंग करते थे। मेरी सबसे पहली फ्लाइट 11 जून को की, जहां से मैं सोनामर्ग से टेक ऑफ करके मतायन, जहाँ पे मुगलपुरा, जहाँ पे 8 माउंटेन डिवीजन का हेडक्वार्टर था, वहां पे गया था। और मुझे वहां से कर्नल रविंद्रनाथ, जो कि 2 राजरिफ के कमांडिंग ऑफिसर थे, जी उनको और एक आर्टिलरी की मेजर को लेके टोलोलिंग का रिकॉग्निशंस यानी टोह करने के लिए ले जाना था, ताकि वो अपना अटैक का प्लानिंग कर सके उस हिसाब से। जब मैं हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से पूरे हिमालय देखे, कारगिल की एरिया देखी फिर से, तब मुझे अचानक लगा कि ये तो इतनी मुश्किल एरिया है कि यहाँ पे कैसे लड़ाई कर पाएंगे। यहाँ पे चलना ही मुश्किल है, यहाँ पे ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल है, यहाँ पे ऊपर चढ़ के हमारे हमारे जवान कैसे लड़ाई करेंगे। लेकिन मुझे एक मालूम था कि जितना भी मुश्किल हो, जितना भी इम्पॉसिबल हो, ये तो काम हमने करना है और हमने जीत हासिल करनी ही है। और इसीलिए मुझे लगता है हमारे ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन विजय रखा गया। जी तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था वहां पे। मैं आपको उसके बाद सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा और मेरे श्रोता भी जो सुन रहे हैं, श्रोतागण, कि जो आपने कल रविंद्रनाथ सीओ कमांडिंग ऑफिसर 2 राजगुट की बात की, वो मेरे बैचमेट थे और अब वो इस संसार में नहीं है। उनका मेरे समझ से 2018 में या 19 में बैंगलोर में रिटायरमेंट के बाद जो है वो उनका देहांत हो चुका है। पर उन्होंने इतना जबरदस्त वहां तोलोलिंग में 2 राजगुट वालों ने लड़ाई लड़ी थी जी और हाँ, उसके बारे में आपको पता ही है। और जी उनके हाँ, यूनिट को बहुत सारे अवार्ड मिले थे, उनको स्वयं भी शायद वीर चक्र मिला या था वीर उनको। वीर चक्र मिला था वीर उनको, और चक्र, उनके यूनिट के 2-3 और लोगों को महावीर चक्र भी मिले थे। करेक्ट। तो वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही निडर ऑफिसर थे। तो आपने तो उनके बहुत। साथ फ्लाइंग की है, तो आपको पता होगा उनके बारे में। एक मैं छोटी सी कहानी उनकी सुनाता हूँ। जब हम जी वहां से मुगलपुरा से उनको टेक ऑफ करके तोलोलिंग दिखाना था, लेकिन तोलोलिंग के ऊपर उस समय बादल थे, तो हमको थोड़ा रुकना पड़ा। तब मैंने देखा कि कर्नल रविंद्रनाथ एक बहुत मोटी किताब पढ़ रहे हैं, 869 अच्छा पेज की, और उन्होंने हाँ जस्ट शुरू की थी। तो मैंने हाँ सोचा ये आदमी आज रात को अटैक करने जा रहा है, कल सुबह जिंदा होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन देखो इसकी हिम्मत और बहादुरी देखो कि ये अभी नई किताब, 800 पन्ने की किताब पहले पन्ने से शुरू कर रहा है। क्या तो बात। मुझे उनका कॉन्फिडेंस देख के लगा, मेरे जान में जान आ गई, और मुझे लगा अगर हमारे ऐसे लीडर्स है, हमारे ऐसे ऑफिसर्स है, तो हम ये युद्ध हार ही नहीं सकते। बहुत खूब बहुत खूब। चलिए हम जारी रखते हैं आपकी आगे की यात्रा। वहां पर कौन कौन सी सॉर्टीज थी ओके। जो मुश्किल थी, जोखिम भरी थी, जिसके लिए आपको तो, बहादुरी का ये पदक प्रदान किया गया। तो 11 जून से लेके 26 जुलाई तक मैं वहीं पे सोनामर्ग में लोकेटेड था, और वहीं से जी मैंने फ्लाइंग शुरू की, काफी सारी फ्लाइंग की, और तकरीबन 50-60 दिन में मैंने तकरीबन 100 घंटे फ्लाइंग किए।
जिसमें हमारा प्रोसीजर होता है कि कुछ दिनों बाद रेस्ट होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। वो सारे रेस्ट्रिक्शन हमको छोड़ देने पड़े थे, क्योंकि जब जरूरत पड़ती थी तब फ्लाइंग करना पड़ता था। जी। और मेरे को 4 फ्लाइट्स के लिए, 4 सॉर्टीज के लिए वीर चक्र के लिए रेकमेंड किया गया। उसमें से सबसे पहली फ्लाइट थी 19 जून, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। 18 और 19 जून की रात को हमारी बहादुर जवानों ने, 2 राज्य फॉर 13 जैकरिफ, इनके जी। जवानों ने तोलोलिंग को कैप्चर किया था। जी। बहुत हमारे 3 या 4 ऑफिसर और बहुत सारे जवान वहां पे एक छोटी सी जगह को कैप्चर करने में शहीद हो गए थे। शहीद हो और गए। 18 और 19 की रात को कैप्चर हुआ था, और हमें रात को मुझे बताया गया कि कैप्चर हो गया है, और सुबह आपको तोलोलिंग जाके वहां से कैजुअलिटीज लेके आनी है, और जाते टाइम उनको पानी, खाना और लेके जाना, एम्युनिशन पहुंचाना है। साथ लेके क्योंकि जाना। वहां पे जी। पानी भी नहीं था, खाना तो 3-4 दिन से भूखे थे, 3-4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया था, पानी नहीं था पीने के लिए, और एम्युनिशन भी खत्म हो गया। लड़ाई हो गई थी तो एम्युनिशन खत्म हो गया था। तब जी। दुश्मन तोलोलिंग से सिर्फ 100 मीटर पीछे था, और तोलोलिंग तकरीबन 14,500 फीट पर है, 15,000 तकरीबन फीट पर है, जो कि काफी है। हेलीकॉप्टर इन ऊंचाई में फ्लाइंग करने का दिक्कत यह है कि हवा बहुत कम होती है, तो हेलीकॉप्टर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हेलीकॉप्टर चलाना मुश्किल ही नहीं था, 100 मीटर से हमारे ऊपर दुश्मन फायर भी कर रहा है, फायर भी कर रहा है, गोलाबारी भी कर रहा है। तो सही बात। करेक्ट, गोलाबारी भी कर रहे थे। तो ये, और जो कोई बोलता है कि मैं डरा नहीं, कभी गलत बोलता है, क्योंकि सब डर जाते हैं, लेकिन डर को काबू करना बहुत जरूरी रहता है। और मेरे दिमाग में तो यही आया, मेरे ऊपर जब गोलियां चल रही थी, मैं तोलोलिंग को, हम द्रास से सामान उठाया, और द्रास से तोलोलिंग, द्रास तकरीबन 10,000 फीट पर है, तोलोलिंग तकरीबन 14,500-15,000 फीट पर है। वहां से नीचे से ऊपर जाने में हमको तकरीबन 7 मिनट लग रहे थे। और जब ऊपर पहुंच रहे थे तब हमारे ऊपर फायरिंग होती थी। तब मेरे दिमाग में यही आया कि अब बाकी सब मेरे साथी अगर गोली खा सकते तो मैं क्यों नहीं खा सकता? तो हम किस मुंह से बोलेंगे कि हम नहीं जा सकते, हमारे ऊपर गोली आ रही है? लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। उसी हिसाब से मुझे सुबह 6 बजे से तकरीबन 7:30 बजे तक 6 फ्लाइट्स किए। 6 फ्लाइट में द्रास से तोलोलिंग, तोलोलिंग से द्रास, ऐसा एक अच्छा। फ्लाइट, ऐसे 6 फ्लाइट किए। एक जाते ही दिन टाइम में? नहीं, 1.5 घंटे में। 1.5 सुबह घंटे 6 में? वाह, वाह, सुबह वाह, 6 बजे से 7:30 बजे तक। अद्भुत। और जाते टाइम हमने सबसे पहले पानी लेके गए, क्योंकि पानी नहीं था, सबसे जरूरी पानी है। उसके बाद एम्युनिशन लेके, गोला बारूद लेके गए, और उसके बाद खाना लेके। खाना लेके गए। और हर एक बार एक ही जवान लेके आ सकते थे हम, कैजुअलिटी। तो 6 कैजुअलिटी लेके आ गए। आपको एक बात बताऊं, जब हमारे जवान देखते हैं, जवान ऑफिसर्स सारे देखते हैं कि लड़ाई हो रही है, हमारे जवान घायल पड़े हैं, और अपने देश का हेलीकॉप्टर या अपने आर्मी का हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आ रहा है, तो इतनी उनके मनोबल इतना बढ़ जाता है कि उनको बिल्कुल मालूम है कि बिल्कुल। अगर मैं चोट भी लगी तो तो मुझे मुझे बचा बचाने लिया के लिए जाए। मेरा देश, मेरी जान नहीं जाएगी, और मेरा देश मेरे पीछे खड़ा है पूरा बिल्कुल। बचाने के लिए। मेरी आर्मी मेरे पीछे खड़ी है, मेरे लिए हेलीकॉप्टर आएगा मुझे बचाने के लिए। बहुत अच्छा आपने बोला कि डर के आगे जीत है, क्योंकि जो करिश्मा वहां पे करके दिखाया है, आप 14,500 15,000 फीट की बात कर रहे हैं। मैं अपने श्रोतागण को बताना चाहूंगा कि आर्मी में 9,000 फीट के ऊपर जो है उसको हाई एल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक कह रहा हूं मैं कल गौतम? या 11,000 फीट एब्सोल्युटली है? करेक्ट, बिल्कुल 9,000। सही, बिल्कुल तो दुरुस्त, 9,000 बिल्कुल फीट के दुरुस्त। ऊपर कहीं भी अगर पोस्टिंग होती है तो वहां इतनी कम हवा होती है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके लिए आपको पहले वहां पर कुछ दिन रख के आपको तैयार किया जाता है फिजिकली, जिसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं, कि आप उस जलवायु के अनुसार अपने शरीर को ढाल सके। तभी आपको ऐसी जगह पर आगे काम करने के लिए लगाया जाता है। और वो तो आप 9,000 से सीधा 15,000 पे पहुंच रहे हैं, लगभग दुगनी हाइट पे जा रहे हैं। कोई सोच समझ, सब मेरे श्रोतागण समझ पा रहे होंगे कि वहां ऐसी जगह जहां सांस लेना मुश्किल होता हो, वहां कितना मुश्किल होगा युद्ध करना। और उतना ही मुश्किल वहां हेलीकॉप्टर उड़ाना है, और वो भी दुश्मन की गोलाबारी के चलते हुए। हैट्स ऑफ टू यू कल गौतम। इस प्रकार की जो सॉर्टीज हैं, और आपने बहुत सारे लोगों की जो वहां पर जान बचाई, उनको इवैक्यूएट करके उनको जो पानी, राशन, एम्यूनिशन बचाया,
उसके लिए आपको वीर चक्र से नवाजा गया, जिसके आप बहुत ही सही चीज हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा आपने वहां पर जो देखा कारगिल युद्ध में, तो आपको कैसी परिस्थिति, कैसी हमारी तैयारी थी, कुछ अगर ध्यान है तो बताना चाहेंगे। मैं हमेशा सबको यही कहता हूं कि हमारा देश और हमारी आर्मी ये लड़ाई जीतने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे जवानों के पीछे हमारा पूरा देश खड़ा था। और ये बहुत चीज मायने रखती है, क्योंकि जब पाकिस्तान लड़ाई कर रहा था, पाकिस्तान के जवान मर रहे थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान जनता बोल रही थी ये तो हमारे जवान नहीं है। सबसे बड़ी चीज हमारी विक्ट्री में, हमारे विजय में ये है कि हमारा देश हमारे पीछे खड़ा था। बिल्कुल सही बात। उन्होंने शायद अपने जो पाकिस्तान के जो सैनिक शहीद हुए थे, तो उनके भी सैनिक शहीद होते हैं, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। बहुत समय तक तो उन्होंने उनकी डेड बॉडीज को भी क्लेम नहीं किया था कि नहीं ये सेना के लोग नहीं है, ये मुजाहिदीन है, ये कश्मीरी उससे उठ के आए लोग हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अपने आप एक बहुत बड़ा जज्बा होता है जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको उनके खुद का देश, खुद की आर्मी ओन नहीं कर रही है, डिसओन कर रही है कि ये हमारे लोग नहीं है। तो ये आपने बहुत अच्छा बोला, वेरी वेल। ये जो युद्ध था अपने आप में अद्भुत था, अनोखा था, जहां आमतौर पर ये मानते हैं कि आजकल की लड़ाई में टेक्नोलॉजी का ज्यादा रोल है, वेपन्स का ज्यादा रोल है। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें वेपन्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ शारीरिक क्षमता और बल की भी बहुत आवश्यकता थी। जो आप ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, बिल्कुल फेस ऑफ से चढ़ रहे हैं, सीधा चढ़ रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पर चढ़ रहे हैं, कहीं रोप्स का यूज कर रहे हैं, कहीं कैराबिन यूज कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस युद्ध में मनोबल की बात आपने बहुत अच्छी बताई, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये जूनियर लीडरशिप जो थी आर्मी की, जैसा आप देखते हैं कि कितने सारे अधिकारी हमारे शहीद हुए, राइट, चाहे विक्रम बत्रा थे, मनोज अधिकारी थे, आचार्य जी थे, कैंगरूसो थे, बहुत सारे जो हैं अधिकारी शहीद हुए थे, सब यंग ऑफिसर, 23 साल 25 साल 27 साल इस उम्र के बहुत सारे हमारे अधिकारी जो हैं शहीद हुए थे। और ये भारतीय सेना का गौरव रहा है और उनका इतिहास रहा है कि वो सामने से लीड करते हैं, सबसे आगे चलते हैं उनके अधिकारी जो हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस विजय का श्रेय आप भारतीय सेना की जूनियर लीडरशिप को देना चाहेंगे या किसी और फैक्टर को देना चाहेंगे? विजय, किसी भी विजय के लिए सब किसी एक चीज का होना जरूरी नहीं है, बहुत सारे उसपे फैक्टर्स होते हैं। जूनियर लीडरशिप बहुत ही कामयाब और बहुत ही लाजवाब थी। उन्होंने जो जूनियर ऑफिसर्स थे, जूनियर जेसीओज, हमारे हवलदार, सीनियर हवलदार थे, जेसीओज थे, सब ने बहुत अच्छी तरह से, मैं तो बोल रहा हूँ कमांडिंग ऑफिसर्स और बिलो, यानी कर्नल्स एंड बिलो, जो एक्चुअल लड़ाई लड़ी, मुझे एक भी याद नहीं है कि एक कोई जवान या कोई जेसीओ या कोई ऑफिसर या कोई भी आदमी ऐसा नहीं मेरे को दिखाई दिया, इतने दिन में रहा, जिससे मेरे को बोला यार मुझे डर लग रहा है, मैं वापस जा रहा हूं। वाह। हर एक आदमी लड़ाई के लिए, हर एक आदमी अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार था। कोई भी नहीं बोला कि मुझे नहीं करना, ये टास्क मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूंगा या ये टास्क नहीं हो सकता। उस समय मैंने खुद देखे हैं, मैं और मेरे साथी सारे, चाहे वो इन्फेंट्री के हो, चाहे वो एएससी के हो, चाहे आर्मी एविएशन के हो, चाहे आर्टिलरी के हो, सब ने अपना 200% जितना आदमी दे सकता है उससे कहीं ज्यादा अपना दिल और जान काम में लगाई, और यही कारण था कि हम ये लड़ाई जीत गए। मैं समझ रहा हूं कि हमारे श्रोतागण ये बात सुनकर उनका सीना जरूर गर्व से चौड़ा हो रहा होगा अपनी सेना के मनोबल और उनकी जो उस समय परिस्थिति थी उसको जानकर कि किस प्रकार से एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी ऐसा सैनिक अधिकारी किसी भी उसका नहीं था जिसने कभी ऐसा महसूस किया हो कि उसको डर लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। ये मैं समझ रहा हूँ कि श्रोतागण इसका पूरा आनंद भी उठा रहे होंगे और अपने ऊपर और अपनी सेना के ऊपर गर्व भी महसूस कर रहे होंगे कि वो सेना ऐसी है, उनके देश की सेना, और देश की सीमाएं इसलिए सुरक्षित हैं। यहाँ पर मैं कारगिल युद्ध की बात, आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि युद्ध तो 26 जुलाई को खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ छुटपुट जो है घटनाएं होती रही थी जब तक ये बात पता चली थी। और उसके बाद
जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद जो सैनिक थे, अधिकारी थे, उन लोगों की क्या मनस्थिति थी? गौरव तो था ही, लेकिन बहुत सी यूनिट ऐसी थी जिन्होंने बहुत बलिदान दिए थे, जिनके बहुत सारे सैनिक और अधिकारी शहीद हो गए थे इस युद्ध में। आपको उनके पास जाने का, मिलने का अवसर मिला होगा। उस समय उनकी क्या मनस्थिति, हमसे आप जरा बताइए इसके बारे में। मैंने बहुत सारी यूनिट देखी जहाँ पे, और गया, मैं खुद बहुत बार गया जहाँ पे लैंड में उनके हेलीपैड्स में लैंड करके हमको कभी रुकना पड़ता था, जहाँ पे यूनिट में जवान जिनके जैसे 17 जाट है या 2 राजरिफ है या 17 जैकरिफ है, इनके बहुत से कैजुअलिटीज हुए थे, बहुत सारे जवान घायल हो गए थे, बहुत सारे शहीद हो गए थे। और वहां पे जाके माहौल थोड़ा देश की जीत हुई थी, पर जो हमें उसका कॉस्ट लगा था, जो हमको उसकी कीमत लगी थी, वो बहुत भारी कीमत लगी थी। ये मुझे जानकर वहां जाके पता चला। लेकिन सबका मनोबल बहुत ऊंचा था। कोई ऐसा नहीं सोच रहा था कि अरे अगर मेरे साथी अगर शहीद हो गया है तो मैं डर के रहूंगा क्योंकि मैं भी शहीद हो सकता हूँ। किसी को ऐसा डर नहीं था। चलते चलते मैं आपसे आखिरी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो देश के युवा और युवतियां, क्योंकि आजकल तो आपको पता है जैसे विमेन भी अलाउड हैं आर्मी में, अलग अलग रेजिमेंट में धीरे धीरे उनका वो बढ़ता जा रहा है, जहां उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उन युवा और युवतियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं हमारे देश के युवा और युवतियों को बताना चाहता हूँ कि फौज की नौकरी नहीं होती, फौज की लाइफ होती है। फौज की लाइफ के जैसे लाइफ कहीं और नहीं मिल सकती। और मैंने भी, आप पूछेंगे तो मैंने 22 साल के बाद फौज क्यों छोड़ी? मैंने 22 साल के बाद फौज इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे फ्लाइंग करना था, मुझे हवाई जहाज उड़ाना था, और मैं फौज में सीनियर हो गया था कि फौज में सीनियर रैंक्स में फ्लाइंग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने फौज छोड़ी क्योंकि मेरे को फ्लाइंग करना था। तो मैं सबको बताऊंगा कि अगर आप में है, अगर आप में वो बात है, तो आप जरूर फौज, भारतीय सेना, नौसेना या भारतीय वायुसेना, इसमें जरूर ज्वाइन कर दीजिए। और वहां जैसी लाइफ नहीं मिलेगी। वो कोई नौकरी नहीं है बल्कि एक लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने हमारे श्रोताओं को आर्टिलरी एयर डिफेंस रेजिमेंट के बारे में, कारगिल के ऑपरेशन विजय के दौरान आपके द्वारा अदम्य साहस दिखाते हुए जो जोखिम भरी फ्लाइट्स की गई थी, इसमें आप बहुत सारे घायल लोगों को पीछे लेके आए थे, उनके लिए राशन, पानी, एम्यूनिशन लेकर गए थे, जिसके लिए आपको वीर चक्र प्रदान किया गया। आपके अपने और एक्सपीरियंस के बारे में जो इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल गौतम। और हम आपके और आपके परिवार के भविष्य के सुखद भविष्य की कामना करते हुए इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। ये कर्नल गौतम और उनके जैसे अद्भुत सिपाहियों की बहादुरी का परिणाम है। हमें अपने देश के वीरों का बलिदान याद रखना चाहिए। और याद रखनी चाहिए एक और बात कि हमारी इंडिपेंडेंस हमारे देश के फौजियों पर डिपेंड करती है। भारत के वीर, इंडियाज डिफेंस फोर्सेस पॉडकास्ट, एक रेड एफएम ओरिजिनल में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर से। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। @redfm पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें मैसेज कीजिए या फिर podcast@redfm.in पर हमें मेल कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे भारत के वीर, इंडियाज डिफेंस पॉडकास्ट, एक रेड एफएम ओरिजिनल, नरेटेड बाय आरजे तुहिनांशु, शो होस्ट रिटायर्ड कर्नल HV शर्मा, स्क्रिप्टेड बाय ध्रुव लॉ, साउंड डिजाइन बाय आयुष मेहरा।